very exciting transmission at K21 News. I'm your host Mohammad Yasser. नाज़रीन, T20 टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया है। सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट पाई जा रही है और इसी मुनासबत से आपके लिए ज़बरदस्त ट्रांसमिशन हम लेकर आए हैं। थ्रू आउट द टूर्नामेंट, पूरे वर्ल्ड कप के अंदर ये ट्रांसमिशन हमारी जारी रहेगी। मैचेस के ऊपर तबसरा भी होगा, तज्जिया भी होगा और बहुत सारे सवालात भी होंगे। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का जायज़ा भी लिया जाएगा, एनालिसिस करेंगे और जो बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे उनके बारे में बात भी होगी। और साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि हमें अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र रखनी होगी। हम बहुत देर से इस बारे में बात करते आ रहे हैं कि जो हमारी टीम सिलेक्शन है वो कैसी है, प्लेयर्स हमारे कैसे फॉर्म में हैं और ख़ास तौर पे अभी रिसेंटली जो T20 का जो टूर्नामेंट हुआ है नेशनल, उसमें जो स्टार परफॉर्मर हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है वो आगे जाके कैसे परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तानी टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि ये जो UAE है ये कंसिडर किया जाता है कि पाकिस्तान का होम ग्राउंड है। पाकिस्तान ने आई थिंक सबसे ज़्यादा मैचेस जो है वो खेले हैं यहाँ पर, और जब तक पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी पाकिस्तान का ये होम ग्राउंड जो है वो बना हुआ था। बहरहाल जी, आज के मैचेस के हवाले से बात करेंगे। बड़ा एक्साइटिंग टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है और ये जो क्वालिफाइंग राउंड्स हैं ये बड़े ज़बरदस्त इसका स्टार्ट हुआ। पहला मैच हुआ जी PNG का, पपुआ न्यू गिनीआ की जो टीम है उसका अगेंस्ट ओमान की टीम से, और ओमान ने कम्प्लीटली उनको वन साइडेड मैच में जो वो शिकस्त दी है 10 विकेटों से। तो ऐसा लग ये रहा था कि बड़ी कन्विंसिंगली जो है ये मैचेस जीत लिए जाएंगे, लेकिन दूसरे मैच के बाद जो है वो बड़ी ज़बरदस्त एक्साइटमेंट जो है वो अब नज़र आ रही है। बांग्लादेश टेस्ट प्लेइंग नेशन है और स्कॉटलैंड की टीम के अगेंस्ट उनका मैच हुआ और कुछ देर पहले तक मैच जारी था और मैच के अंदर हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट हमें देखने को मिली है। बहरहाल इसके ऊपर अभी बात करेंगे कि एक लो स्कोर था, एक लो टोटल के ऊपर जो बांग्लादेश जो है वो इसको डिफेंड नहीं कर सकी। तो क्या वजूहत हैं, इसके हवाले से भी बात होगी और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे मामलों पर जो है वो बात करनी है और तबसरा भी करेंगे और इसके ऊपर तजिया भी करेंगे। और वो कौन करेगा? वो करेंगे हमारे मेहमान। इस थ्रू आउट जो हमारी जो इनिंग चलेगी, जो ट्रांसमिशन चलेगी, इसके अंदर बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे और उनसे हम बात करेंगे तमाम मैचेस के हवाले से। तो आफ्टर वाइल हम ये सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं। वैसे तो हम PSL हो या कोई भी क्रिकेटिंग इवेंट हो उसके ऊपर आपके लिए ट्रांसमिशन लेकर आते रहे हैं, तो ये जो सिलसिला है आज इसका बाकायदा आगाज़ हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उनको मैं वेलकम करूँगा और उनके बाद उस पर तबसरा होगा। सबसे पहले जो मेरे मेहमान हैं, बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे अपने वक्त में, डोमेस्टिक के अंदर एक बड़ा नाम पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, और बड़े ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स आपके पास हैं। इंशाल्लाह जब भी ट्रांसमिशन आगे बढ़ेगी तो उसमें उसका भी तस्करा होगा, लेकिन आज बात होगी ज़रा T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। तो हमारी जो प्रेडिक्शंस थी वो किस हद तक जो है वो ठीक साबित हुई हैं, उस हवाले से बात करनी है। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं क्रिकेटिंग, जनाब शुएब हबीब साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। शुएब भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे साथ जितनी भी ट्रांसमिशन रही हैं उसका हिस्सा रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट मैं उन्हें कहता हूँ, खुद ब्रॉडकास्टर हैं और जायज़ा ले रहे हैं सारे मैचेस का। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इसके हवाले से उनसे बात होगी। जनाब मुनीर उल हक साहब, उनको मैं वेलकम करूँगा। मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कैसा लग रहा है जी, टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया? सबसे पहले तो सबसे पहले आपका शुक्रिया तारुफ का, और दूसरी चीज़ ये कि जो आपने स्टूडियो माशाल्लाह इतनी मेहनत से जो इतना खूबसूरत बैकग्राउंड नज़र आया है उसके लिए बहुत तारीफ़ें आपको भी और पूरी मैनेजमेंट, पूरी टीम को, जो लोग हैं पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। ऑलराइट जी, शुएब भाई क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, बड़ी एक्साइटमेंट जो है वो पाई जा रही थी और हमें बहुत सारे मामलों पर गुफ्तगू करनी है, लेकिन आज जो स्टार्ट हुआ है और ख़ास तौर पे जो बांग्लादेश वर्सेस अभी जो स्कॉटलैंड का मैच है, पहले इससे हमें शुरू करना होगा। कैसा आपका जो है वो एक्सपीरियंस रहा पहले मैच के बाद, ज़रा ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले और सुनने वालों को सबको मेरा सलाम। अच्छा, फिर सबसे पहले तो एक और इंटरनेशनल वेन्यू हुआ है जी, इसका इजाफा हो गया। इसका इजाफा हो गया और अभी तक बज़ाहिर तो देखने में बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, ग्राउंड बड़ा अच्छा है, पिचेस अच्छी नज़र आई हैं, मतलब एक अच्छा इजाफा हुआ इंटरनेशनल। अच्छा, अब मैं बांग्लादेश और ये वाले मैच की मैं बात करता हूँ। मैंने जो इस पिच को देखा, जो पिच और ग्राउंड को देखा है, मेरे अपने हिसाब से पिचेस बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ग्राउंड थोड़ा सा हैवी है, हैवी होने के बाद जब शॉट लगता है तो स्लो ट्रैवल करती है। तो मैंने जो अभी तक क्रिकेट देखी और जो मैं सोच रहा था बस ये निकल गया, मैं तो अगर काश ये आधे घंटे पहले प्रोग्राम होता तो कहा जा रहा था कि बांग्लादेश
फेवरेट है। फेवरेट है, लेकिन बिल्कुल। मेरे अपने हिसाब से इस ग्राउंड पे इस पिचेस पे सेकंड मैच की 4 जो इनिंग्स है ना वो बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि ये ड्राई पिचेस हैं, Yes. स्लो से स्लो होती जाती है। अच्छा, फिर अब उसमें क्या है डिसएडवांटेज ये है कि ग्राउंड हैवी है। Yes. ग्राउंड हैवी है तो शॉट ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता। Right, तो उस हिसाब से सेकंड बैटिंग में सेकंड मैच होंगी। के सेकंड बैटिंग में प्रॉब्लम होगी और 150 रन भी बहुत हैं। Right, तो ठीक है। मैंने इन 2 मैचों में ये चीज़ रीड करी। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये ओमान की टीम ने बड़ा इम्प्रेस करा। Yes. जिस हिसाब से खेली है, अगर फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी थी और 1 विकेट पे उन्होंने रन्स कर लिया, अगर वो भी, और मेरे ख्याल में उसको एडवांटेज है। अब बांग्लादेश इन ट्रबल हो सकती है। प्रॉब्लम इसके लिए शुरू हो गई है। मुनीर भाई, आपकी क्या राय है? विकेट को देख के क्या अंदाजा हुआ? न्यू वेन्यू और ज़रा स्लो स्टार्ट ही एक्सपेक्ट किया जाता है, बट स्टिल 140 और इसके अराउंड अगर टोटल नहीं चेस कर पाई टेस्ट प्लेइंग नेशन, तो क्या आप समझते हैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आगे? तो दूसरी टीमों के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यासिर, ये जो है ये खासा धचका है बांग्लादेश के लिए। एक तो पहले ही वो बहुत मायूस थे कि उनकी टीम डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर सकी। अफगानिस्तान की टीम टॉप 8 टीमों में आके पहुंच गई थी और श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम नहीं पहुंच सकी। जब हम इस ग्रुप बी को देख रहे थे ना, कि जिसमें पापुआ न्यू गिनी और आपने बताया ओमान, स्कॉटलैंड और बांग्लादेश थी, तो क्लियरली ये लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम ये Through कर टॉप पे आ जाएगी। जाएगी और पाकिस्तान का जो ग्रुप है उसमें आ जाएगी। लेकिन इस पहले ही मैच ने बिल्कुल तब्दील कर दिया चीज़ें। देखिए, कसूर यहाँ नज़र आ रहा है बांग्लादेश का। जी। 53 फॉर 6 थे जी। स्कॉटलैंड के, वहाँ से टोटल 140 तक कैसे चला गया? पार्टनरशिप आपने कैसे बनने दी? और उनके जो प्लेयर थे क्रिस ग्रीव्स, उन्होंने 28 गेंदों पर 45 रन बनाए, बाद में 3 विकेटें ली और मैच का पासा उन्होंने पलट के रख दिया। तो यहाँ पर यही देखना होगा कि अगर 140 भी थे तो बांग्लादेश की तो बैटिंग लाइन मजबूत थी ना। शकील हसन भी थे, उसमें मुशफिक और रहीम भी थे, सारे उनके बैट्समैन, मोहम्मदुल्लाह उनके कप्तान, तो वो तो उनके पास तो प्लेयर ऐसे थे कि 140 पे इतना स्कोर नहीं था। लेकिन वही कहना चाहिए कि जो उन्होंने जो बॉलिंग की ना इनकी तरफ से, चाहे वो स्पिनर हो चाहे मीडियम पेसर हो, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। कोई पार्टनरशिप नहीं बनने दी। मुझे याद पड़ता है शायद 19 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उसका जब महमूदुल्लाह और मुशफिक और रहीम खेलने आए, सॉरी शकील हसन और मुशफिक और रहीम खेलने आए, थोड़ी सी पार्टनरशिप बनती हुई नजर आई और 1-2 छक्के भी लगे, तो उस वक्त ये लग रहा था कि अब ये दोनों प्लेयर सेट हो गए और आसानी से जितवा देंगे। लेकिन जैसे ही वो पार्टनरशिप टूटी, उसके बाद जो है वो एक के बाद दिगरे विकेटें गिरती चली गई और आखिर में 6 या 7 रन से फाइनली बांग्लादेश की टीम ये मैच हार गई। तो ये बहुत कुछ देखना होगा। देखिए, स्कॉटलैंड और बांग्लादेश के दरमियान अगर आप तारीख देखेंगे ना, तो इससे पहले सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल हुआ था, वो भी स्कॉटलैंड ने जीता था। वो 34 रन के मार्जिन से जीता था और उनके एक प्लेयर जो इस टीम में भी है, रिची बैरिंगटन, उन्होंने इस मैच में सेंचुरी बनाई थी। आज क्रिस ग्रीव्स का दिन था, उन्होंने 45 रन तो बना दिए, 3 विकेटें भी ले ली, मैन ऑफ द मैच हो गए। तो काइल कोएट्जर जो स्कॉटलैंड के कप्तान है वो बहुत खुश हैं। और इससे पहले मुझे याद है शेन बर्गर जो इनके कोच हैं, उन्होंने कल ये बड़ा बयान दिया था कि हम इस मैच को बहुत बड़ा मैच बना देंगे। वाकई उन्होंने बना दिया। शेन बर्गर जो कोच हैं, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस और वेलकम टू स्कॉटलैंड। इसमें कुछ अब स्कॉटलैंड का इंतजार करना चाहिए जी, ऊपर आ जाएगी। ये क्रिकेट बड़ी कैजुअल खेली है। अब जरा मुश्किल बात होगी, अब जरा सख्त बात होगी। ये तो हो गई, चले हमने थोड़ा हल्का हाथ रखा ना। अब हम बात करते हैं कि ये जो क्रिकेट खेली है, ये जो थ्रोज हो रही थी, कोई बॉलर विकेट के पीछे नहीं आ रहा था, बार बार इस तरह देख रहा था कि ये फील्डिंग के अंदर ऐसा लग रहा था कि बहुत इजी लिया हुआ बांग्लादेश ने। क्या ये बात सही है? और फिर जैसे एकदम टर्न अराउंड आया, एक प्लेयर आता है और उसने इतनी क्विक जो है वो 40 रन किया और उसके बाद वही गेम चेंजर साबित हुआ। क्यों ऐसा एटीट्यूड है, ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी जो बांग्लादेश जो आपने बात बोली कि उन्होंने इजी ले लिया। अच्छा, आजकल जो T20 में 190, 180, 190, 180 रन, तो उन्होंने यही सोचा कि ये ऑलमोस्ट हम इनको 120, 130 में भी आउट कर लेंगे तो इजीली रन्स कर लेंगे। ये लोग विकेट रीड नहीं कर सके और ग्राउंड को रीड नहीं कर सके, जिसकी वजह से इनको लॉस हुआ। जो भी मेरा अपने क्रिकेट एक्सपीरियंस ये कहता है, सेकंड मैच की 4th इनिंग जो भी बराबर की टीमें खेलेंगी तो 4th बैटिंग करने वाली टीम को, सेकंड बैटिंग करने वाले को बहुत प्रॉब्लम होगी। इस पिच पे छक्का लग सकता है, इस पिच पे चौका लगना बहुत मुश्किल है, 3 रन लेना बहुत मुश्किल है और डबल रन पे रन आउट का चांसेस है। तो पिच में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ ग्राउंड
उसकी वजह से 140 रन जस्ट लाइक 160 175 चेंज हो गया बिल्कुल प्रोग्राम। ये जो आप बात कर रहे हैं कि मैच का जो एट्रीब्यूट है तब्दील होता रहता है और ये क्लियर हिट नहीं लग रही थी। हम विकेट का जब एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि बॉल बल्ले के ऊपर कनेक्ट हो रहा होता है। शुभ भाई ने कहा कि विकेट तो हमें बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्लियर हिट क्यों नहीं लग रही थी? कोई ऐसी हिट नहीं देखी जिसको देखकर लगे कि हाँ यहाँ से ये कोई हिटर ऐसा है जो मैच चेंज कर सकता है। बांग्लादेश के पास ये भी बड़ी कमी नज़र आई है, 2 के शकीब भी मौजूद हैं, इतने ज़्यादा सीजनल प्लेयर हैं। और ये भी कहा जा रहा था सोशल मीडिया पर कुछ देर पहले तक कि तमीम की कमी जो है वो बड़ी महसूस हो रही है। क्या ये बात ठीक है आपके ख्याल में? देखिए, तमीम ने तो खुद मना कर दिया था ना, बहुत कम इतने ग्रेट प्लेयर होते हैं। उन्होंने खुद कहा था कि T20 वो इतना नहीं खेल रहे हैं, जो प्लेयर्स इन हैं उनको खिलाया जाए। वॉलंटरली उन्होंने खुद ही अपने आप को हटा लिया था, बहुत बड़ी बात थी। वरना आजकल कोई इस तरह से करता नहीं है। आपको पता है बड़ी बड़ी उम्र के खिलाड़ी भी चाहते हैं कि वो टीम में खेलें और वर्ल्ड कप जैसा। हफीज आज 41 साल के हो चुके हैं, आपके जो की प्लेयर हैं। जी हाँ, आज उनका 41वां जन्मदिन है, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, बहरहाल अब उससे हटते हैं। अब ये जो दूसरी इनिंग्स में बैटिंग की बात हो रही थी ना कि चौथी इनिंग्स में बैटिंग, सही कह रहे हैं शुएब भाई। लेकिन यहाँ असल में यूएई में जब मैचेस देखे आईपीएल के, वहाँ एक कल्चर सा बन गया था कि जो टीम टॉस जीत रही थी वो पहले फील्डिंग कर रही थी और बाद में मैचेस जीत भी रही थी। तो उसी को देखते हुए मेरा ख्याल है यहाँ पर वो एक चीज़ चल रही थी। लेकिन ज़ाहिर है ओमान के विकेट है, थोड़ा डिफरेंट है, ग्राउंड बहुत खूबसूरत है, ग्राउंड की तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत खूबसूरत ग्राउंड। और ये सही कह रहे हैं कि हार्ड विकेट है, इतनी तेज़ी से गेंद नहीं आ रही थी। लेकिन आखिर में हमने देखा थोड़ी सी विकेट फास्ट हुई। जब मैं निकल रहा था 5-10 मिनट रह गए तो मुझे लग रहा था 1-2 शॉट्स अच्छे लगे थे, विकेट बेहतर हो गई थी। लेकिन इन सब से हट के जो आपकी बात है ना, एक तो आसान, अब जब भी कॉम्प्लेसेंट के शिकार होंगे ना तो यही होगा। अब बांग्लादेश की टीम को 53 पर 6 से 140 तक कैसे स्कोर किया ये देखना होगा। और फिर उनके इतने बड़े बड़े नाम 141 अगर वो नहीं चेस कर सके तो ये देखना होगा। ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है, इतना आसान नहीं है। बांग्लादेश लकी है कि उसके पास अभी ओमान और पीएनजी है। अब तो ओमान भी नजरें गाड़ रहा होगा कि यार जब हम 10 विकेटों से हरा सकते हैं पीएनजी को, तो हम बांग्लादेश को भी टफ फाइट दे सकते हैं। आपको पता है ना, ओमान में या तो पाकिस्तानी प्लेयर हैं या बांग्लादेश इंडिया के प्लेयर हैं। 3 या 4 प्लेयर तो हमारे शहर सियालकोट के हैं, जो आज़िशान मसूद भी वहाँ मैन ऑफ द मैच रहे, वो भी पाकिस्तानी है। तो आपको अंदाजा होगा कि इतना आसान बांग्लादेशी नहीं रहेगा। हालांकि बांग्लादेशी टीम जाहिर है क्वालिफाई तो कर लेगी, लेकिन इन सब चीज़ों को देखने देखिए यही क्रिकेट है। जब हम जरा सा भी कॉम्प्लेसेंट के शिकार होते हैं, हम जरा से इजी लेते हैं ना चीज़ों को, तो ये होती है। आज मुशफिक रहीम को मैं देख रहा था, विकेट कीपिंग नहीं की उन्होंने, उनके रेगुलर विकेट कीपर, उनके कई उंगलियों में मैं देख रहा था कि वो पट्टियाँ बंधी हुई थी। कुछ फिटनेस का इशू है या कुछ इंजरी का इशू है, उसकी वजह से वो बैटिंग भी बहुत अच्छी नहीं कर पा रहे थे। तो अब आज के मैच में स्कॉटलैंड ही स्कॉटलैंड है और उन्होंने ऐसा लगता है कि अपने आप को मेन राउंड्स के लिए तो इस मैच जीतकर अपने आप को ठीक है। और साथ साथ ट्रेंड सेटर भी बन गए। वो कैसे? जैसा भी बात हो रही थी कि जो बराबर वाली जो कंट्री में जो क्रिकेटिंग लीग है आईपीएल, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हमने देखी है जो मिडिल ईस्ट में हो रही थी। और एक और चीज़ जो हमारे पीएसएल के अंदर हुई थी वो ये कि जो भी टॉस जीतता था वो फील्डिंग को जो परस्यू करा था। तो ये चक्कर क्या है, ये ट्रेंड किसने सेट किया है और इससे क्या वाकई आगे फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि आज के मैच के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आना शुरू हो गई होंगी यकीनन बहुत सारी टीम्स को। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये डिस्कशन हमारी जारी रहेगी और बात होगी आने वाले मैचेस के हवाले से और प्लेयर की परफॉर्मेंसेस के हवाले से। आप देखते रहिए K21 न्यूज़। ट्रांसमिशन जारी है और बात हो रही थी आज के मैचेस के हवाले से। T20 वर्ल्ड कप का स्टार्ट हुआ, बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ है। लेकिन अब देखना ये है कि जिन टीम्स को समझा ये जा रहा था कि निस्बतन कमज़ोर हैं, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। ख़ासतौर पे जो बांग्लादेश को अभी स्कॉटलैंड ने हराया है, ये एक बड़ा अपसेट समझा जा रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले इसी हवाले से हमारे मेहमान हैं, उनके साथ बात हो रही थी। बांग्लादेश की टीम के हवाले से बात कर रहे थे। अब बहुत ज़्यादा फ्लॉस नज़र आ रहे हैं। एक तो ये कि बड़ा कैजुअली मैच को लिया है, शायद ये नज़र आया। फिर ये कि बैटिंग के अंदर भी डेप्थ नज़र नहीं आई। और ये जो स्टार्ट हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि 19 रन के ऊपर 2 आउट हो जाना टर्निंग पॉइंट था आपके ख्याल में?
देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगा। जब 140 रन हो गए थे और फिर जब उन्होंने इनिंग से स्टार्ट करी और फिर लास्ट में जब लास्ट के ओवर्स में स्कॉटलैंड बैटिंग कर रहा था ना, तो आप देखें जब शॉट लग रहा था ना तो गेंद इतनी तेज़ी से कैरी नहीं कर रहा था, तो वहाँ लग गया था कि प्रॉब्लम होगी। एक चीज अच्छा, फिर जब इनको भी आइडिया हो गया था, हम जो ये कह रहे हैं ना इजी ले लिया, इजी इन्होंने ले लिया होगा उस वक्त जब 150 और 56 पर 6 थे। जब इन्होंने बैटिंग स्टार्ट करी और पहला आउट हुआ, फिर 15-16 पे दूसरा आउट हुआ, तो आप देखें मुशफिक पे आते ही 1-2 अपीलें हुई, उसको सही नहीं आ रही थी गेंद। अच्छा, फिर शकीब ने 2-3 ट्राई करे, उसके इनर एज लग रहा था या प्रॉपर मिडिल नहीं हो रही थी, तो वहाँ आइडिया हो गया था कि हाँ ये ज़रूर था कि यार क्लोज चले जाएंगे और 1-2 ओवर या 1 ओवर पहले या 4-5 गेंद पहले ओवर रन कर लेंगे। लेकिन क्या वही वाली बात कि अब जब इनके 2 या 3 आउट हुए, फिर मुशफिक का वो आउट हुआ, शकीब आउट हुआ, फिर मुशफिक, तो फिर ये ऑलरेडी प्रेशर में आ गए थे, फिर वहाँ से इनको निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। अब भी वैसे तो मेरे ख्याल में ओमान इनको देगी टफ टाइम, ये बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल ठीक है, ये अपसेट होना अच्छा हो गया। हाउ डू यू सी दिस स्कॉटलैंड टीम कैसी नज़र आ रही है? मुझे याद है पास्ट में पाकिस्तान का एक मैच पड़ा था, पाकिस्तान के लिए भी बड़ी जो है वो एक मुश्किल पैदा हो गई थी। एक वक्त पे लग ही रहा था कि आज जो है शायद स्कॉटलैंड से भी हारना पड़ेगा, लेकिन थैंक्स टू मोहम्मद यूसुफ वो कमबैक उन्होंने किया था। क्या कहेंगे स्कॉटलैंड के? देखिए आज का मैच देख के तो यही लग रहा है कि बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से खेले हैं, जीत का जज्बा लेके खेले हैं। अब ये जो छोटी टीमें जैसे आयरलैंड, ये भी मशहूर है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, फिर वो 2 दफा इंग्लैंड को भी हरा दिया। स्कॉटलैंड भी इंग्लैंड को हरा चुका है, नेदरलैंड्स की टीम भी राइन टैन डेस्कार्टे और 1-2 उनके प्लेयर हैं, तो ये आप कुछ कह नहीं सकते। अभी जो कुछ अब हो गया है पहले इस मैच के बाद, तो अब सबकी आंखें खुल गई हैं और सबसे ज़्यादा आंखें जाहिर है बांग्लादेश की खुली हैं कि यार ये क्या कि हम क्वालिफाई भी नहीं कर सके और क्वालिफिकेशन राउंड में भी अपना पहला मैच हार गए, तो इनको तो बहुत सीरियस अब सोचना होगा। बिकॉज कि सही कह रहे हैं, अगर ओमान की टीम को इतना कमज़ोर अगर उन्होंने लिया ना, तो भाई वो पाकिस्तान इंडियन प्लेयर है, आप समझ लें, आप ही के सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर वहाँ से खेलेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आई ओपनर है अदर टीम्स के लिए, श्रीलंका के लिए भी आई ओपनर है, उसके ग्रुप में नेदरलैंड्स भी है, उसके ग्रुप में आयरलैंड भी है, तो उसके लिए भी आई ओपनर है कि भाई हर मैच को अपना टफ मैच समझ के खेलना होगा, किसी को आप इजी नहीं ले सकते। अब एक नामीबिया की टीम या एक एनजी की टीम चले, ये आपको हल्की मिल जाती है अपने अपने ग्रुप में, लेकिन बाकी टीमें तो अपनी जगह मजबूत। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए ज़रा शुएब भाई कि ये जो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना, ये हमने देखा कि पीएसएल के अंदर थ्रू आउट ये नज़र आया। पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स थे, अच्छे कैप्टन थे, इंक्लूडिंग सरफराज अहमद, टॉस जीत रहे हैं, फील्डिंग की तरफ जा रहे हैं। उस वक्त हम यही बात प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये क्या चक्कर है कि अब डिफेंड करना ज़्यादा आसान है, लेकिन यहाँ सूरत हाल तब्दील नज़र आ रही है। आईपीएल के अंदर हमने देखा मोरलेस ऐसी सिचुएशन हमें नज़र आई। ये चक्कर है क्या मिडिल ईस्ट के अंदर? कोई ख़ास बात है कि विकेट्स के अंदर? मिडिल ईस्ट में ये एक ट्रेंड चल गया। और मैंने जो आपकी देखिए ना, पिच रीड करना हर एक का काम नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर एक का काम नहीं है, हर एक का काम नहीं है। ये एक अभी ये अभी हमारी नेशनल T20 हो रही थी, इसमें आप देखें अगर जो पिच रीड कर रहा था वो सरफराज कर रहा था जी, और रिजवान कर रहा था। इवन के 6 या 7 मैच होने के बावजूद शादाब क्या कह रहा था, समझ में नहीं आ रही कि पिच, शादाब कह रहा था कि समझ में ही नहीं आ रही कि पिच क्या है, पिच कैसे खेल रही है ये। तो एक तो ये चीज़ है कि पिच कोई रीड नहीं कर पाता। आज भी ये जो पिच थी ये टोटल रीड नहीं कर पाए। और ये पिच आप देखिएगा, अभी तो ये पहले ही मैचेस हैं, ये हमेशा ऑलमोस्ट ऐसे ही खेलेगी और ख़राब खेलेगी और ख़राब चलेगी और ख़राब चलेगी और ख़राब। अच्छा, अब बात हो रही है कि फर्स्ट बैटिंग और सेकंड बैटिंग। सबसे पहले प्लान ये होता है कि अपनी स्ट्रेंथ देखिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या, अगर आपकी स्ट्रेंथ चेस करने वाली है तो आप बैटिंग देते हैं, ठीक है। अच्छा, आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग स्ट्रांग है तो आप बैटिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं नहीं। अच्छा, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा नहीं। देखिए हमारे पाकिस्तान के जो कोचिस हैं, रीजन कोचिस हैं, ये एक ही यूनिवर्सिटी के हैं। उस यूनिवर्सिटी का नाम है PCB, हाई परफॉर्मेंस सेंटर। जब एक ही जगह से ये सब पढ़ कर और सीख कर आएंगे तो सबके पास एक ही फार्मूला होगा। ऐसा ही तो इससे आप क्या सीखेंगे? या जो आपकी थिंकिंग है वो मेरी थिंकिंग है, जो इनकी 6 के 6 कोचिस की वही थिंकिंग है। जो उनको मतलब लेक्चर मिलेगा कि जी आपने ऐसा करना
करना है तो ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट होती है पिच रीडिंग। और पिच ये तो आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में ऐसा हो रहा है, पिच रीडिंग के हिसाब से टीम सेलेक्ट की जाती है। अब तो टीम सेलेक्ट कर ली, पिच रीडिंग ही नहीं है। आए अच्छा जी हम हार गए तो हार के सीख लेंगे, जीत गए तो कोई बात ही नहीं है। ये सारी चीजें हैं, हार के सीख लेंगे। हाँ। ये तो एक ट्रेडिशन आपकी रही है ना। शिव भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास 2 नए नाम आ गए कैंप के अंदर। वो मैथ्यू हेडन की शक्ल में आ गए, एक वेरनॉन फिलांडर की शक्ल में आ गया है। कितने इफेक्टिव होंगे ज़रा ये तो बात कर ली जाए ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है ना। तो हमने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, हम तो ऐसी जगह, और हमारे लिए सबसे अच्छी जगह एक्सपेरिमेंट होती है ये इंपॉर्टेंट मैचेस या टूर्नामेंट जिसमें हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्लीज़ अच्छा एक बार याद दीजिए मुझे, जो बैटिंग के हवाले से बात करें, पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये कि अगर आप सेकंड बैटिंग करते हैं तो आपके सामने एक स्कोर आ जाता है, उसको चेस करना, ये बिल्कुल सही है कि अपनी बिल्कुल शोएब भाई ने सही कहा कि अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए करना चाहिए। लेकिन जब एक चीज़ चल रही होती है रूटीन में, और फिर ड्यू फैक्टर भी हमने देखा आखिरी IPL के मैचेस में ड्यू फैक्टर का बड़ा इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा था। शायद एक वो भी वजह थी, हो सकता है आगे दुबई में चल के और ज़्यादा हमें रात के मैचेस में जो 7 बजे मैचेस शुरू होंगे वो शायद लेट नाइट थोड़ा सा ड्यू का इशू। तो जब एक ट्रेंड चल जाता है तो उस ट्रेंड को ही फॉलो किया जाता है। IPL के फाइनल में ऐसा नहीं हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी की टीम हार गई थी, लेकिन उन्होंने स्कोर इतना कर दिया है ना 192 के, वो फिर उनके लिए रहा नहीं कोलकाता के लिए वो करना। अच्छा अब जो आपने बात की मैथ्यू हेडन की, उन्होंने तो खैर आज से ज्वाइन किया है और शामिल हो गए आज कैंप में। वर्नन फिलांडर तो यहीं आ गए थे। अभी इट्स टू अर्ली टू से, दोनों का कोई कोचिंग एक्सपीरियंस है नहीं। मेरे ख्याल है एकदम से मिसबाह और वक़ार ने छोड़ा था तो फौरी तौर से इनसे बात हुई थी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही इन लोगों को दोनों को से कॉन्टेक्ट किया गया था। और जब इनका अनाउंसमेंट हुआ तो उससे कुछ पहले हमें पता चला था, उनके जो ज़राए होते हैं जो मीडिएट करते हैं, उन्होंने वहाँ से खबर लीक हुई थी कि मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलांडर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा वो नहीं था। लेकिन बहरहाल अब वो आ गए हैं। अब देखना होगा यार, अभी उनकी कोचिंग एक्सपीरियंस कोई है नहीं। हमें नहीं पता कि वो कितना क्या कर पाएंगे। अपने दौर से जो टिप्स दे सकते हैं वो दे रहे होंगे। ये सारा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से उनको करेंगे। पाकिस्तान का असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच ही सबसे पहले है। अब वो जो 3 घंटे का खेल है ना कमिंग संडे को 7 बजे से 10 बजे तक, तो वो पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में बहुत उठा भी सकता है और काफी उसका मोरल डाउन भी कर सकता है। ये दोनों टीमों के साथ, इंडिया के साथ भी यही है कि पाकिस्तान से हार जाते हैं जीत जाते हैं। तो बहरहाल अभी कोचिंग के हवाले से कुछ कहना जो प्रीमेच्योर होगा। बिल्कुल ठीक है अभी, क्योंकि दोनों नए हैं और अभी ज़ाहिर है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और पहले वर्ल्ड कप के अंदर भी आपके पास एक फॉरेन कोच था, बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, बट आप फाइनल तक पहुंचे और मिसबा की गलत हिट की वजह से वो हार गए। 2 के हमारी एक्सपेक्टेशंस उस वक्त भी नहीं थी। क्या कहेंगे टी20? देखिए मैं एक चीज़ बोलूँ, ये दोनों हमारे कोचेस नहीं हैं, ये हमें एक तरीके प्लानर है। आप प्लानर है, बिल्कुल ठीक। प्लानर है और थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, आपको खड़ा करेंगे, आपको एक्सपीरियंस से अपने वो बता सकते हैं कि सिचुएशन में इधर हिट मारी जा सकती है। इसके अलावा इनका कोई और इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है। कोच सिर्फ कौन है? कोच है सखलैन मुश्ताक। सारा प्लान उसका होगा, कप्तान का होगा। अच्छा अब जैसे मैंने बोला हमारा जो इंडिया से मैच, या तो हमें खड़ा कर देगा या मेरी अपनी जो सोच है, मेरी सोच है इंशाल्लाह ताला हमें खड़ा ही करेगा वो। अच्छा हाँ वो मैच हमें खड़ा ही करेगा भी इंशाल्लाह ताला। नहीं बीइंग अ क्रिकेटर बताए ना, पाकिस्तानी फैन तो हम ये बात आपकी बात से एग्री कर सकता हूँ। बाबर आजम का पहला टूर्नामेंट। आमिर आप अपना लास्ट प्रोग्राम उठा के देखिएगा। मैंने बोला था ये टीम होनी चाहिए, ऑलमोस्ट वही टीम है। फिर मैंने उस वक्त भी बोला था, मैं जो बोल गया वो बोल गया, मैं उस पर स्टैंड करूंगा। ठीक है, यू टर्न नहीं लेंगे किसी भी मैं किसी जगह, मैं वहाँ उस वक्त कह के गया हूँ कि अगर ये टीम सेलेक्ट हुई तो पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगी। तो मैं अब भी कहता हूँ, अब मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करता हूँ, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान खड़ा होगा। अच्छा मैं आप ही के प्रोग्राम में एक लफ्ज़ लेकर आया था, खौफ ना हो। बिल्कुल ठीक है, खौफ से नहीं खेलेगा। हाँ इनके पास सिर्फ 2 चीज़ें, और मैं ये 4 प्लेयर में से इन्होंने 2 को खिलाना है। इन्हें सरफराज को जरूर खिलाना चाहिए, वहाँ चॉइस कर लें हैदर अली ने और फ़कर ने। ठीक है, और ये टीम खिलाएं, मेरी अपनी जी। अगर वो वैसे खिलाएंगे नहीं, ये खिलाएंगे दूसरी। मेरे अपने हिसाब से इन्हें टीम खिलानी चाहिए रिजवान। अच्छा रिजवान के बाद बाबर के बाद फ़कर। अच्छा फ़कर के बाद हफीज़ शुएब और ये आपका सरफराज। अच्छा 6 ये हो गया।
हसन अली साहब, शादाब आर्ट, अफरीदी, नहीं वो आर्ट, अमाद नौ, आफरीदी और वसीम, वसीम को खिलाना चाहिए। ठीक है। और ये, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा करेंगे तो मैं कहता हूँ आपके ख्याल में बेस्ट प्लेइंग 11 वो है जिसकी अभी आपने निशानदेही की है, उसमें से एक सरफराज सरफराज को अगर ये इन्होंने अगेंस्ट इंडिया खिलाया, ये मैच जीतेंगे, ये इंशाल्लाह ताला 100% मैच जीतेंगे। लेकिन इनकी जो सोच है, जो अभी तक नजर आ रही है, ये उसको खिलाएंगे। ये मेरे ख्याल में आसिफ को खिलाएंगे और ये उसको खिलाएंगे, क्या नाम। ठीक है, ठीक है जी। मुनीर भाई, आप किस हद तक एग्री करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हैपन, और यू नेवर नो कि अब सरफराज के बारे में हम इस वक्त तो यही कह सकते हैं कि उनकी जगह नहीं बनती, बट यू नेवर नो कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए शायद कर भी लिया तो इन्होंने रखा ही था, ओरिजिनल स्क्वाड में तो थे ही नहीं। तो नेशनल T20 में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो उनको समझ में आया कि भाई रिजर्व विकेट कीपर आपके पास कोई नहीं है, तो सरफराज को इन्होंने लिया, रिजर्व विकेट कीपर इनको मिल गए। जहाँ तक खिलाने की बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, राय बहुत अच्छी है इनकी शोएब भाई की। बेस्ट प्लेइंग 11 बताइए उन्होंने। प्लेइंग 11 देखिए, मेरे हिसाब से फखर वन डाउन आएंगे, और मुझे नहीं लगता कि अभी सरफराज को खिलाएं। हैदर अली या आसिफ अली में से कोई एक छठी पोजीशन पे खेलेगा शोएब मलिक के बाद, जो अभी तक चल रहा है। और मुझे ये लगता है शायद हारिस रऊफ को प्रेफर करेंगे वसीम जूनियर पर, बिकॉज हारिस इनके नज़दीक ज़्यादा वो हैं एक्सपीरियंस। हालांकि अगर वसीम जूनियर खिलाते तो बैटिंग का बहुत अच्छा इनके पास हो जाएगा। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है ना, वो एक तो कल पाकिस्तान का प्रैक्टिस मैच है, उसके बाद 20 तारीख को प्रैक्टिस मैच है। तो 2 प्रैक्टिस मैच जो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका हैं, इसमें पाकिस्तान को काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको किस तरह से उसको बेहतर किया जाएगा। बहरहाल जी, ये चीज़ है, और हो सके तो मेरा ख्याल है देखना पड़ेगा, इन 2 के बाद ही हम प्लेइंग 11 अपनी। प्रेशर के बारे में क्या कहेंगे कि जो प्रेशर होगा, दिन बाबर आजम फर्स्ट टाइम जाएंगे, हमारे पास तो बहुत प्रेशर हम लोग ले लेते हैं, और अगर बाबर गॉड फॉरबिड अगर नहीं आपके पास चलता, क्योंकि चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर है कि अभी हम बैठकर उसी मैच के बारे में बात कर रहे हैं और ये डिस्कशन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैच में प्लेयर जाता है और ख़ासतौर पर अगेंस्ट इंडिया जो कि बेस्ट रेटिंग साइड है, क्या प्रेशर होगा। फिर आपको देखना होगा कि जो आपका सबसे बेहतर बैट्समैन है वही आपका कैप्टन भी है, और अगेन गॉड फॉरबिड अगर वो नहीं चल सका फिर तो टीम पे वैसे ही प्रेशर आ जाएगा। देखिए, ये तो चीज़ हम देख रहे हैं मुस्तकिल के, या तो चलते हैं बाबर या रिजवान, बाकी ये 2 आउट होते हैं तो कोई प्लेयर चल नहीं रहे। और फियरलेस क्रिकेट की हमने बात की, तो सिर्फ हम बात करते हैं, हम खौफ में रहते हैं। ज़्यादातर अभी ये देखा गया है कि 90% मैचेस में आप प्रेशर में रहते हैं, आप प्रेशर में खेलते हैं। वेस्ट इंडीज़ से आप पहले टेस्ट हार गए, बी टीम जिनसे आपने इतने सारे T20 खेले हैं वहाँ पे भी आप हार गए, इंग्लैंड में क्लीन स्वीप कर दिया उनकी बी टीम ने। प्रेशर तो आप ले रहे हैं, फेयरलेस क्रिकेट आप नहीं खेल रहे। ये चीज़ को कौन सही करेगा, ये चीज़ कैसे सही होगी, ये भी देखना है। और ये जो पहला मैच है ना, इसी में सब कुछ आपकी जितनी आप अपनी तवानाई इसमें लगा देंगे, इसमें आगे वर्ल्ड कप के लिए। जी, मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। देखें, हमारे जो ये दुबई में मैच है, ये जो ग्राउंड है और ये जो पिचेस है ना, इसमें ऊंचे शॉट नहीं चाहिए। मैं सरफराज को या शोएब को इसलिए कह रहा हूँ, ये सिंगल डबल अच्छा लेते हैं। ठीक है, आसिफ है, आसिफ नो डाउट कि हिट आउट करता है, लेकिन ये जो कंडीशंस हैं, ये ऊंचे शॉट खेलने वाली नहीं है। अगर आपने ऊंचे शॉट खेले, एयर में शॉट खेले, आप प्रॉब्लम में क्रिकेट इज ऑल अबाउट बड़े शॉट्स, बड़ी हिटें। लेकिन यासिर, ये जो ग्राउंड है, ये कंडीशन बड़ी सपोर्ट नहीं कर रही। ये है सिंगल डबल वाले। यहाँ आप डबल रन भागेंगे तो रन होंगे 160-70। अब एक पिच है, एक पिच की मतलब 60 से 70 रन की पिच है, वहाँ आप 180-90 में जाएंगे तो आप तो गिर जाएंगे ना। ठीक है, उसमें है ही नहीं। अब जैसे आज का जो मैच था, ये मैच 150 रन बहुत है। ये जो पिच थी, इसमें ऊंचे शॉट मारना लग सकता है, वो छक्का जा, लेकिन चौके की नहीं थी। तो पिच पे डिपेंड करता है। ये जो हमारा पाकिस्तान से इंडिया से मैच है, हम सिंगल डबल्स पे गए और हम चौकों पे गए, तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत ईजी। अगेन आपको प्लान करके खेलना होगा, और आपको ये तमाम चीज़ें जो आपने गलतियाँ की हैं, बहुत सारी वैसे गलतियाँ, क्योंकि टाइम यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो चुका है। प्लान करके खेलना तो होगा, लेकिन प्लानिंग अभी तक तो नज़र नहीं आ रही थी, अब आनी चाहिए कि आपको एक डिफरेंट प्लानिंग से खेलना चाहिए, और दुआ ये करते हैं कि बेहतर करें। ठीक है जी, शोएब भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। मुनीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। वेल नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम था आज का
जो स्टार्ट हुआ है टूर्नामेंट का, बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ है, जिसके हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू हमने की है और ये डिस्कशन इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। ख़ासतौर पे जो पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और पहला ही मैच आज ट्राइबल इंडिया के अगेंस्ट है और देखना यह है कि जो हमारी जो प्लेइंग 11 है वो क्या होगी। अभी सिर्फ स्पेकुलेट किया जा सकता है और सिर्फ स्पेकुलेशन ही जारी है, लेकिन जो बेस्ट प्लेइंग 11 है हमारे दोनों एक्सपर्ट ने उसकी निशानदेही कर दी है और अगर ऐसा ही हुआ कि टीम अगर बेस्ट जो ऑप्शन है अगर आपने उनको यूटिलाइज़ किया, यू नेवर नो कि जैसे हमने इससे पहले इंडिया को शिकस्त दी थी इस दफ़ा भी बिल्कुल हरा सकते हैं, हमारे पास ये पोटेंशियल मौजूद है। वेल यहाँ पर अब क्योंकि इजाज़त लेने का वक्त है तो कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।